दोस्तों, एक तरफ चल रही है महाराष्ट्र में काउंटिंग। कौन आगे, कौन पीछे, कौन जीता, कौन हारा, ये तमाम चीजें चल रही है। यानी आप जो जो न्यूज चैनल देख रहे होंगे उसमें हरा, नीला, पीला, हरा, गुलाबी करके दिखाया जा रहा है। यानी अभी चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से आए नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक रार शुरू हो गई है। रार किसमें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और ये एमवीए या फिर महायुति के बीच की लड़ाई नहीं है, ये अंदरूनी लड़ाई है महायुति के बीच की। याद करिएगा, मैंने जब चुनाव से पहले भी आपसे कहा था कि सीएसडीएस का एक सर्वे आया था। वो हमारा सर्वे नहीं था, सीएसडीएस का सर्वे आया था, जिसमें साफ साफ लफ्जों में कहा गया था कि जनता ने बताया था कि जो आप स्टेबिलिटी की पूछ रहे हैं कि सरकार, गवर्नमेंट कौन स्टेबल दे सकता है, यानी कौन स्थायी सरकार नजर आती है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को बताया था। वजह पूछी थी तो उन्होंने कहा था, इस जनता ने, यानी महाराष्ट्र की जनता ने, इन्होंने ये कहा था, भाई आप देखिए कि महायुति की सरकार दोबारा से आई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी के बीच झगड़ा देखने को नहीं मिला। छुटपुट छुटपुट होता रहा, लेकिन बड़े झगड़े किसमें देखने को मिले? एकनाथ शिंदे वर्सेस अजित पवार वर्सेस बीजेपी के नेता, इन तमाम लोगों में अब एक नया फसाद शुरू हो गया है। फसाद इस बात का कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तीन बड़े चेहरे आपस में भिड़े हुए हैं। और यकीन मानकर चलिए, किसी का भी ईगो हर्ट हुआ ना, तो ये महायुति एग्जिट पोल के मुताबिक अपने उतनी सीटें ले भी आई तो भी भरभरा कर गिर जाएगी सरकार। कैसे? जरा इस वीडियो पूरी आखिर तक देखिए, कैसे भयंकर बगावत चल रही है महायुति में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। महायुति के भीतर पहले लड़ाई इस बात की थी कि सीटें किसको ज्यादा मिलेंगी। अब आप देखिए, 149 सीटों पर अकेले बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। अपनी जो सहयोगी पार्टी है उन्हें कम सीटें दी, अजित पवार को तो बेहद कम सीटें दी। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अजित पवार की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ी। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी साहब की मुंबई में रैली होती है, अजित पवार नहीं जाते और ना ही अपने 3 प्रत्याशी जो मुंबई से चुनाव लड़े उनको भेजते। अब जब जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दौरान हो क्या रहा है? अति उत्साहित कार्यकर्ता कह लीजिए, लेकिन ये अजित पवार की अपनी मंशा भी है। क्या है? पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको एक होर्डिंग नजर आ रहा होगा, इसमें अजित पवार की तस्वीर है और उनके अपने जो सहयोगी हैं उनकी तस्वीर है। इसमें दावा क्या किया जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, यानी कि अजित पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। अब इस बात की अपील की जा रही है। ये मांग ऐसे ही नहीं उठती है, कोई ऐसा नहीं कि सपने में सोचा रात को सुबह लगा दिया। ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाइयां हो जाती हैं अगर आपका गठबंधन मजबूत है तो। ये अजित पवार की खुद की मंशा है। दरअसल मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। अजित पवार जब उप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार अजित पवार के लिए कई बयान दिए गए। उसके बाद अजित पवार ने एक दफा ये अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो तो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, अगर वो कहते तो पूरी एनसीपी उठाकर ले आते। कई दफा उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किया, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए था। तमाम चीजें थी। अब देखिए, लुटियंस मीडिया की तरफ से इसे क्या कहा गया। महाराष्ट्र में कई जगह पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगाए हैं और यहीं से विवाद शुरू होता है। क्योंकि अभी तक जो दौड़ चल रही है ना, रेस चल रही है, अभी नतीजे पूरे आए नहीं है, फिर भी रेस चल रही है। रेस इस बात की कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इस रेस में कौन कौन है, इसमें सिर्फ 2 चेहरे चल रहे थे। पहला एकनाथ शिंदे और दूसरा देवेंद्र फडणवीस। खबर यह भी थी कि देवेंद्र फडणवीस इस बार अगर महायुति की सरकार आएगी तो बीजेपी दबाव डालकर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनवाएगी। ये पूरा सेट किया हुआ मामला था। लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्टी को कितनी सीटें आती हैं इस पर गौर किया जाएगा। फिलहाल अजित पवार इस पूरे खेल से बाहर थे कि अजित पवार का कोई नाम भी नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाकर एक बहुत बड़ा एहसान बीजेपी कर रही है। लेकिन अब अजित पवार की तरफ से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। जो बात वो पहले केवल इंटरव्यूज तक किया करते थे, अब वो मुंबई की, महाराष्ट्र की सड़कों पर होने लगी है। अब खबर देखिए, खबर क्या है, पहले खबर दिखा देता हूं। जनसत्ता, सरकार बनी नहीं और सीएम फेस को लेकर खींचतान। बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले लगे पोस्टर। दरअसल ये बारामती ही क्यों, जरा मैं इसके बारे में थोड़ी कहानी आपको बता देता हूं। जैसे सबका अपना अपना गढ़ है, सैफई के बारे में जब मुलायम सिंह यादव के परिवार का जिक्र होता है तो सैफई का जिक्र होता है। ऐसे ही आप जब भी मायावती का जिक्र करते हैं तो उनके इलाके गौतम बुद्ध नगर का जिक्र होता है।
हम जब जब योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हैं तो गोरखपुर का जिक्र होता है, हम जब मोदी जी के बारे में बात करते हैं, अमित शाह के बारे में बात करते हैं तो गुजरात का जिक्र होता है। ऐसे ही बारामती जो है वो शरद पवार के परिवार का गढ़ है, पवार परिवार का। मैं अजित पवार की नहीं कह रहा हूं, सिर्फ शरद पवार का पूरा गढ़ है, उनका पूरा कुनबा वहीं का है। इसलिए सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं वो आपने देखा बारामती लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा और जीती भी। अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा है। ये तमाम चीजें हो रही हैं और वहीं पर अब इनके लग गए हैं पोस्टर कि भैया अब तो होना चाहिए, अजित पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी ये लड़ाई अभी तक दो ध्रुवीय चल रही थी ना, एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, इसमें अब तीसरे किरदार की एंट्री हो गई है। अब आप इसको जरा समझिए कि महायुति अगर बहुमत भी हासिल कर लेती है फिर भी ये खींचतान उसे कैसे ले डूबेगी, इसको जरा समझिएगा विस्तार से। अब आपको बता दूं कि जितनी सीटें अजित पवार को चुनाव लड़ने के लिए दे दी बीजेपी ने, यही कहूंगा बीजेपी तो ऐसा एहसान कर रही है उन पर, उसमें से अगर अच्छी खासी सीटें 20-30 सीटें भी अगर जीत ली है अजित पवार ने तो यकीन मानकर चलिए अजित पवार के दावे को ठुकराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पर बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई सरकार में रहना है, सत्ता में रहना है, जो जरूरी भी हो गया है, और अगर महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहना है, मोदी जी के सपने को पूरा करते रहना है, तो उसके लिए अजित पवार को मनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। कि बनी बनाई सरकार अगर इसे भरभरा कर गिर गई तो वो जानते हैं कि अजित पवार कई बार इससे पहले संकेत दे चुके हैं कि वो अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर से वापस लौट सकते हैं और दोनों में मांडवाली हो सकती है, यानी समझौता हो सकता है। और यह समझौता बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। शायद यही वजह है कि जिन अजित पवार को लोकसभा चुनाव के फौरन बाद से उनकी कोई डिमांड नहीं मानी जा रही थी, मैं बताता हूं कैसे। एक सांसद उनका चुना गया, नाराजगी थी कि आपके चक्कर में हमारी बर्बादी हुई, फिर कहा गया कि राज्य मंत्री बन जाओ। उन्होंने कहा क्यों, जब बिहार के गया से जीतन राम मांझी एक सांसद उनका, वो खुद मंत्री बने बैठे हैं, केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, तो मैंने क्या गलती की है, मुझे भी मंत्री बनना है, मतलब मेरी ही पार्टी के जो सांसद है उन्हें मंत्री बनाइए। उन्होंने कहा नहीं राज्य मंत्री, उन्होंने कहा हम सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। अजित पवार की पार्टी के जो इकलौते सांसद हैं वो मोदी सरकार में ना राज्य मंत्री हैं, ना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, और केंद्रीय मंत्री तो भूल ही जाइए। तो ये हालात है, यानी अजित पवार के साथ हमेशा ये किया जा रहा था। शायद अजित पवार वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, इसीलिए जब नतीजे आ रहे हैं उस दौरान जगह जगह ऐसे पोस्टर लगा दिए गए कि सिर्फ ये लड़ाई सीएम पद की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की ना हो, और ये न कहा जाए कि अजित पवार ने कभी अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं की कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। यानी जब वो बगावत करके लौटकर अपने चाचा शरद पवार के साथ आए तो उससे पहले वो वीडियोज और तस्वीरें भी दिखा दें कि अलग अलग जगह उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। कुल मिलाकर महायुति एक बड़ी टेंशन में फंसी हुई है, क्योंकि खबरें बार बार फैलाई गई कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है, लेकिन असली खींचतान महायुति में है। एकनाथ शिंदे भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि अगर महायुति ने बहुमत हासिल कर लिया तो वो अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। अब इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको घुटने टेकने पड़ेंगे वक्त बताएगा। फिलहाल अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के बाद फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा और दिखाऊंगा पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को। नमस्कार।